गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो अपनी किताब के अंदर जो विलियन है उसी के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। जो विलियन हमने अपने डेली रूटीन के जीवन के अंदर बहुत से देखे हैं, जैसे हम नींबू पानी अभी पीते हैं, शरबत पीते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पीते हैं जो विलियन की बनी होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उन्हीं के आधार से विलियन की जो परिभाषा है वही आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है, जो आप जानते भी हो, फिर भी जो अपने चैप्टर की शुरुआत में वही आती है। तो विलियन किसे कहते हैं? तो देखिए, विलियन दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण होता है। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण होता है। दो यानी कौन से दो? तो एक विलय होता है और एक विलायक होता है। दो से अधिक यानी कि अधिक विलय होते हैं और एक विलायक होता है। यानी कि विलियन की परिभाषा आप क्या कहोगे? दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण, जिसे हम विलियन कहते हैं। अब ये अवयव शब्द आपके लिए थोड़ा सा नया है। अवयव यानी कि क्या? अवयव यानी कि एक तरह का एक जो घटक, जिसे हमने अवयव कहा है। अवयव के तौर पे कौन हो सकता है? विलय या विलायक। अब ध्यान देने वाली बात है, कोई भी विलियन होगा तो उसमें एक घुल चुका होगा और एक किसी न किसी में घुला होगा। जो घुल चुका है उसे हम विलय कहते हैं। जो घुल चुका हुआ होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे चीनी का पानी होगा तो चीनी होती है वो जल के अंदर विलय हो जाती है। चीनी जल के अंदर विलय होती है, यानी जो घुल जाता है उसे हम विलय कहते हैं, और जिसमें घुलती है उसे हम विलायक कहते हैं। और उससे भी एक आसान तरीके से याद रखने, विलय यानी कि उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसकी मात्रा क्या होगी? कम। जबकि विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जैसे चीनी का पानी होगा तो चीनी की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होती है? कम होती है, जबकि पानी की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी। ये अवयव। अब यहाँ पे एक और शब्द इस चैप्टर में दिया है। इस चैप्टर में हमें केवल द्विअंगी विलियन के बारे में पढ़ाई करनी है। इस चैप्टर में केवल और केवल हमें द्विअंगी विलियन के बारे में ही पढ़ाई करनी है। अब द्विअंगी विलियन यानी क्या? तो जिसमें केवल दो ही चीज़ होती है, एक विलय और एक विलायक। एक विलय और एक विलायक, यानी एक विलय होगा और एक विलायक होगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि द्विअंगी जितने भी विलियन हैं उनके अंदर विलायक जिस अवस्था में होगा, विलायक जिस फॉर्म में होगा या विलायक जिस परिस्थिति में होगा, उसी परिस्थिति में विलियन बनेगा। ध्यान रखने वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। विलायक जिस अवस्था में होता है, विलायक जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में विलियन रहेगा। उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपको विलियन की परिभाषा याद रह जाएगी, बहुत ही आसान है। विलियन के अंदर एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीज़ें आपको एक दो बार लिखनी भी है। इसीलिए ऐसी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी जो रख देना है, यानी कि लिखने में आपको आसानी रहे। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने सबसे पहले लिखा है विलियन के प्रकार। जो विलियनों के प्रकार, विलियन तीन तरह में होंगे: गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। विलय और विलायक, आपको पता है विलियन होगा तो उसमें एक विलय होगा और एक विलायक। मैंने विलायक के एक समान अवस्थाएं रखी है, जैसे कि विलायक गैसीय अवस्था में, लेकिन विलय को मैंने बदल रहा हूँ। एक बार गैस रखा, एक बार द्रव रखा और एक बार ठोस रखा। ऐसा क्यों रखा? आपको केवल यही समझाने के लिए विलियन उसी अवस्था में रहता है जिस अवस्था में विलायक रहता है। आप देख चुके हो इन दोनों का जो उदाहरण विलियन का जो है, यहाँ पे मैंने सारे नोट डाउन किए। सारे के सारे गैसीय अवस्था में ही रहेंगे। क्यों भाई गैसीय अवस्था में रहेंगे? क्योंकि विलायक कौन सी अवस्था में? गैसीय। विलय कौन सी अवस्था में? वो देखा जाता नहीं है। विलायक जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में विलियन होगा। विलय कौन सी अवस्था में, ये देखा जाता नहीं। जैसे कि सबसे पहला विलय गैसीय अवस्था में, विलायक गैसीय अवस्था में। ऐसा उदाहरण कौन सा है? तो जैसे कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। हवा में ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है। उन दोनों का मिश्रण
वो जो विलयन बना वो कौन सा मिश्रण बना? गैसीय मिश्रण। अब उसमें विलय कौन हुआ? ऑक्सीजन, और विलायक कौन होगा? नाइट्रोजन। क्यों भाई? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है, जबकि नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%, 78% है। इसीलिए नाइट्रोजन को हम विलायक के तौर पर लेते हैं। वैसे दूसरा एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म, द्रव अवस्था में। ये जो क्लोरोफॉर्म है उसको मैंने कौन सी अवस्था में रखा है? द्रव। और ये जो नाइट्रोजन गैस है वो विलायक हुआ। उस पर क्लोरोफॉर्म द्रवीय अवस्था में होगा, उसको नाइट्रोजन गैस पर मिश्रित किया जाए तो वो भी विलयन कैसा होगा? गैसीय अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा? गैसीय। अब जैसे कि कपूर को आप नाइट्रोजन गैस के अंदर रखोगे तो उसका जो विलयन बनेगा वो कपूर गैसीय अवस्था में आ जाएगा। यानी कपूर कौन सी अवस्था में था पहले? ठोस, तो वो विलय हुआ कपूर। और नाइट्रोजन गैस, जिसका जो विलयन बनेगा वो भी कौन सी अवस्था में बनेगा? गैसीय अवस्था में रहेगा। वैसे ही द्रव विलयन। अब द्रव विलयन यानी कि सारे विलायक जो है, आप देख रहे हो सारे जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है। सारे विलायक कौन सी अवस्था में? द्रव। तो उनके जितने भी विलयन बनेंगे वो सारे कौन सी अवस्था में होंगे? द्रव। यहाँ पे आप देख रहे हो कि विलय की अवस्था लगातार हम बदल रहे हैं। एक बार गैस रखी, एक बार द्रव रखी और एक बार ठोस रखी, लेकिन जो विलयन होगा वो गैस द्रव अवस्था में ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि विलायक द्रव अवस्था में है, इसीलिए। अब जैसे कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, आप देख रहे हो नदी के अंदर जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो ऑक्सीजन क्या हुई? विलय हुई। और जल क्या हुआ? आपका विलायक। वैसे ही दूसरा उदाहरण है, जल में घुली हुई इथेनॉल। इथेनॉल की मात्रा, दोनों द्रव है, इथेनॉल की मात्रा कम होती इसलिए वो विलय हुआ, और जल क्या हुआ? विलायक। अब जल में घुला हुआ जो ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज का पाउडर देखा होगा। ग्लूकोज का पाउडर कौन सी अवस्था में होता है? ठोस, जबकि अपना जल द्रव अवस्था में। लेकिन उन दोनों को आप मिला दो तो क्या बन जाएगा? विलयन बनेगा, और वो भी कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसीलिए ठोस अवस्था के अंदर ग्लूकोज और द्रव अवस्था के अंदर जल, तो उसका जो विलयन बनेगा वो भी कौन सी अवस्था में बनेगा? द्रव। और वो क्या है? उसका उदाहरण जल में घुला हुआ ग्लूकोज। वैसा ही जो तीसरा जो अपना जो टॉपिक है, ठोस विलयन। अब विलयन अपना कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। आप देख रहे हो सारे विलायक जो है मैंने कौन सी अवस्था में लिए? ठोस अवस्था में लिए। सारे विलायक मैंने कौन सी अवस्था में लिए? ठोस अवस्था में। अगर विलायक ठोस अवस्था में तो विलयन भी कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। विलय बारी बारी बदल रहे, हम उसका उदाहरण देखें, जैसे कि हाइड्रोजन का जो पैलेडियम में विलयन, यानी पैलेडियम ठोस अवस्था में जो अपना विलायक हुआ, और हाइड्रोजन अपना क्या हुआ? विलय। फिर जो सोडियम के साथ एमलगम, जो पारे का द्रव अवस्था में, जो पारा कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। सोडियम के साथ उसका हमें क्या करना है? अमलगम। सोडियम ठोस अवस्था में होगा और पारा द्रव अवस्था में होगा। उन दोनों का जो मिश्रण होता है एमालगम, जो अपने दांतों के अंदर भरने के लिए काम आता है, और वो भी कौन सी अवस्था में होगा? ठोस। पारा जो द्रव अवस्था में था और विलायक अपना सोडियम ठोस अवस्था में था, जिसका विलयन ठोस बन जाए। तीसरा, दोनों ठोस हो, ऐसा जैसे कि तांबे का सोने का साथ का विलयन। सोने की कई सारे ऐसे आभूषण होते हैं जिसके अंदर तांबा थोड़ा सा मिलाया जाता है, क्योंकि जो सोना होता है वो बहुत ही नरम होता है, तो उसे थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा क्या इस्तेमाल किया जाता है? तांबा इस्तेमाल किया जाता है। और ये ठोस और ठोस विलय और ठोस विलायक का विलयन क्या होगा? ठोस। आपको केवल इतनी बात ध्यान में रखनी, विलायक जिस अवस्था में होगा, विलायक जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था में सारे क्या बनेंगे? विलयन। ये जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट आप लगा कर रखना, क्योंकि ये आपको 2 बार लिखना है, और इसमें से कई बार जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जो अपना नया टॉपिक है, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। भाई विलयन की जो सांद्रता है उसे व्यक्त करने के टोटल 5 प्रकार की रीत है। उसमें सबसे पहला द्रव्यमान का प्रतिशत, यानी द्रव्यमान के आधार से हमें प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान के आधार से प्रतिशत निकालने का सूत्र
अवयव का द्रव्यमान। अवयव यानी क्या, जो अपना विलय भी हो सकता है या विलायक। अवयव के तौर पे या तो आप विलय भी ले सकते हो या तो आप विलायक भी ले सकते हो। तो अवयव का द्रव्यमान उसके अंदर आएगा विलय में उपस्थित, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100 करना। ये उसका क्या है, सूत्र है। विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, मान लो अपने विलय का देख रहे तो विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, मान लो अपने विलायक का देख रहे तो विलयन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान बटे क्या आएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। ये अपने एक एग्जाम्पल के आधार से देखते तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक विलयन का जो वर्णन करें जल में, आपको ऐसा कई बार जो लिखा होगा जो आपको ध्यान में रखना है, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान। जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो विलय कितना हुआ, विलय कौन है, ग्लूकोज, किस में विलय, विलायक कौन है, जल, क्योंकि ग्लूकोज किस में विलय हो जाएगा, जल के अंदर विलय हो जाएगा। तो जो 10% लिखा था, प्रतिशत कितने से निकलते हैं, 100 से, तो विलयन होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम। विलयन को हम कितना ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम। तो विलय अपना क्या हुआ, 10 ग्राम। अगर विलय 10 ग्राम है तो जल यानी अपना विलायक कितना होगा, 90 और 10 कुल मिलाकर विलयन कितना होगा, 100। ध्यान रखने वाली बात है और इम्पोर्टेंट भी है, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, जल में 10% ग्लूकोज, 10% प्रतिशत यानी कि विलयन होगा वो कितने ग्राम कर दिया हमने, 100 ग्राम। तो विलय अपना 10% कहा तो 10 ग्राम। तो अब विलायक कितना, तो ये 10 और टोटल विलयन कितना था, 100 माइनस 10 करोगे तो अपना विलायक कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। कोई गड़बड़ नहीं। अब अगर मान लो अवयव की जगह हमने क्या लिखा होता, विलय लिखा होता, क्या लिखा होता, विलय। अगर यहाँ विलय होता तो विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, तो विलय कितना था, 10 ग्राम, विलयन कितना है, 100 ग्राम, तो 10/100 गुणा 100। अगर यहाँ पे हमने क्या रखा होता, विलायक रखा होता, यहाँ पे हमने क्या रखा होता, विलायक, तो विलयन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, 90/100 गुणा 100 कर देना है। उस तरह से आ जाएगा। इम्पोर्टेंट 1 नंबर के OMR के अंदर पूछी जाने वाली जो बात है, जो मैंने रेड अक्षर से यहाँ लिखी है, ब्लीचिंग विलयन में, ब्लीचिंग का जो विलयन होता है, किसका विलयन, जो ब्लीचिंग का जो विलयन होता है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में 3.62% द्रव्यमान प्रतिशत होता है। यानी कि ब्लीचिंग विलयन के अंदर आपको ऐसा पूछा जा सकता है, भाई ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में कितने ग्राम द्रव्यमान होता है। अगर विलयन अपना 100 ग्राम का हुआ तो 3.62 ग्राम, अपना जो ब्लीचिंग जो अपना विलय हुआ वो कितने ग्राम हो जाएगा, 3.62 ग्राम। तो विलायक कितना होगा, तो आप कर सकते हो विलयन माइनस विलय इज इक्वल टू क्या होगा, विलायक आ जाएगा। यानी 100 में से 3.62 आप जब माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, विलायक होगा। इतनी चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगी। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना आ जाएगा, जिसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा क्या कर देना है, 100। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 10% ग्लूकोज का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, 90 ग्राम पानी होगा और 100 ग्राम अपना टोटल यानी कि विलय प्लस विलायक करोगे, विलय प्लस विलायक करोगे यानी 10 + 90 यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 100। आपको OMR में पूछा जाता है ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो जल में जो मिश्रण होता है, अगर विलयन आपका 100 ग्राम होगा तो जो विलय कितना होगा, तो 3.62 ग्राम। इतना कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा, ये भी आपको जो लिखना है इसलिए कंप्लीट, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब उसके जैसा ही अपना दूसरा पॉइंट है आयतन प्रतिशत। आयतन के आधार से, अभी हमने किसके आधार से प्रतिशत निकाला था, द्रव्यमान के आधार से। अब यहाँ पे किसके आधार से, आयतन के आधार से। तो अवयव प्रतिशत आयतन में, तो अवयव यानी या तो विलय होगा या तो विलायक, यानी विलय या विलायक का आयतन बटे कुल विलयन का आयतन गुणा 100। जो आगे हमने देखा था वही सूत्र, बस
अंतर क्या है, वहाँ पे द्रव्यमान में था और यहाँ पे आयतन में। उदाहरण में आपको बता दिया है इथेनॉल का जल में 10% विलयन का अर्थ क्या होगा। इथेनॉल का जो इथेनॉल होगा जल में कितना होगा 10%। तो वही बात जो आगे हमने लिखी थी बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही अब विलयन होगा वो कितना होगा 100 ml। यहाँ ml के आधार से ले रहे हैं हम। इथेनॉल का जल में 10%, तो जो टोटली जो अपना विलयन होगा इथेनॉल प्लस जल, इथेनॉल प्लस जल वो कितना होगा 100 ml जो मैंने दर्शाया है। तो विलय अपना कितना होगा 10 ml। यहाँ पे आपको लिखा है 10 ml इथेनॉल को जल में घुलते और विलयन का जो आयतन कितना होगा 100 ml। अगर विलय 10 ml है, विलयन 100 ml है, तो विलायक अपना कितना हो जाएगा 90 ml। अगर आपको यहाँ प्रतिशत निकालना होता है, मान लो विलायक का प्रतिशत आयतन में, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे विलायक का आयतन, यहाँ पे आप क्या रखोगे विलायक का आयतन, और यहाँ पे विलयन का आयतन। तो यहाँ विलायक का आयतन कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पे विलयन का टोटल आयतन कितना आ जाएगा 100, यानी 90/100 गुणा 100 करना है। अगर मान लो विलायक की जगह अगर आपको विलयन का करना है तो विलयन आपका विलय का करना है तो विलय आपका कितना है 10, कुल विलयन कितना है 100, तो 10/100 गुणा क्या कर देना है 100, कंप्लीट आ जाएगा। अब उसके जैसा ही एक उदाहरण अपने देख लेते हैं। उदाहरण के आधार से इथिलीन ग्लाइकोल का 35% कितना 35% आयतन से आयतन विलयन के जो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये OMR में भी पूछा जाता है भाई किसके विलयन को जो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, तब आपको आएगा इथिलीन ग्लाइकोल। 1 नंबर के अंदर के सवाल के अंदर ये पूछा जा सकता है कि किसके विलयन को वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पे कितना लिखा है 35%। अब 35% का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे विलय कितना, विलायक कितना और विलयन कितना वो बताना है। अगर मैं लिखूँ विलय तो 35% है, तो यानी मैं कितना लिख देता हूँ 35 ml, और जो विलयन होगा वो कितना होगा 100 ml। तो विलायक कितना होगा 65 ml। कंप्लीट 35% था, तो ये 35% अपना क्या था विलय। तो विलय हमने कितना लिया 35 ml। विलयन होगा वो तो 100 ml का ही होगा, और विलायक होगा वो कितना होगा 65 ml। कंप्लीट। अब यहाँ पे वैसा ही एक और जो है तीसरा द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत, एक चीज़ उसमें ध्यान में रखनी है 100 ml विलयन में घुले हुए विलयन का द्रव्यमान, यानी विलयन आपको कितना बता दिया है 100 ml, उसके अंदर जितना विलय घुला है उसका द्रव्यमान लेना है। यानी द्रव्यमान आयतन से प्रतिशत निकालना और भी आसान है। आपको विलयन की क्वांटिटी कितनी होगी भाई 100 ml, विलयन की क्वांटिटी कितनी होगी 100 ml। अब विलयन की आपको प्राप्त हो गई, अब विलय की क्या होगी, तो उस 100 ml के अंदर जितना विलय घुला हुआ है उसके ग्राम को आपको निकालना है, तो वही विलय, बाकी का क्या होगा विलायक। कंप्लीट हो जाएगा। 3 चीज़ें हैं विलय, विलायक और विलयन। एक ही सूत्र है, बस प्रतिशत के आधार से एक बार द्रव्यमान के आधार से लिया, एक बार आयतन के आधार से लिया, और तीसरी बार द्रव्यमान और आयतन के आधार से लिया। आशा रखता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप बता सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए, ये भी आपको लिखना है और इसी के आधार से आपको तैयार भी कर देना है। अब आगे अपना चौथा और लास्ट टॉपिक पार्ट्स पर मिलियन, वैसे 5वां है लेकिन वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यही, यहाँ तक अपने अच्छा रहेगा आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ये पूरा नया भी है और इसके आधार से OMR कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, यानी आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। पार्ट्स पर मिलियन जो मैंने लिखा भी है और दर्शाया भी है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm के आधार, स्मॉल p और स्मॉल m, ppm के आधार से हम दर्शा सकते हैं। अब उसके लिए जो ppm पार्ट्स पर मिलियन का जो पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन,
उसका सूत्र है अवयव के भागों की संख्या। अवयव के भागों की संख्या, अवयव यानी या तो विलय हो सकता है या तो विलायक हो सकता है। अब विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल भागों की संख्या गुणा 10⁻6। इक्वेशन ऐसा है कि जो समझने में थोड़ी गड़बड़ी होती है, लेकिन फिर भी हम उसके एक एग्जाम्पल के आधार से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी आधार से याद रहेगा। करके मैंने लिखा है कि ये जो इक्वेशन केवल तभी इस्तेमाल होता है जब विलयन की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, तभी इस ppm के आधार से उसकी सांद्रता दर्शाई जाती है। अब हम सबको पता है कि समुद्री जो जीव होते हैं वो समुद्र में से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि अगर समुद्र का जल 1 लीटर लिया जाए, कितना लिया जाए? 1 लीटर। तो 1 लीटर के अंदर कितना ऑक्सीजन होगा, और उस ऑक्सीजन की हमें क्या निकालनी है? सांद्रता। दोबारा मेरा सवाल सुन लीजिए। समुद्र जल हम केवल कितना लेते हैं? 1 लीटर। समुद्र जल हम कितना लेते हैं? 1 लीटर। उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, 1 लीटर समुद्र जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसके आधार से उसकी सांद्रता निकालनी। अब समुद्र बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही उस समुद्र के सामने बहुत छोटी सी मान ली जाती है, इसीलिए उसकी सांद्रता हम किस में निकालेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये सूत्र आपको बहुत ही आसान लगे। अब जो समुद्र जल है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? ग्राम में। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? ग्राम में। तो 1 लीटर को जब मैं समुद्री जल को ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा? 1030 ग्राम। भाई हमने बहुत पहले सुना था 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम कुछ पानी का होता है, लेकिन उसकी घनत्व 1 थी, इसलिए यहाँ पे जल कौन सा है? समुद्री जल है। और समुद्री जल की घनत्व ज़्यादा होने के कारण 1 लीटर घनत्व के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उसका ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1030 ग्राम। अब वो जो 1030 ग्राम समुद्री जल के अंदर कितना ऑक्सीजन विलय होता है? 6 × 10⁻³ ग्राम जितना ऑक्सीजन उसमें घुल जाती है। अब पार्ट्स पर मिलियन में क्या है? घुली हुई ऑक्सीजन। ये हमने क्या लिखा? घुली हुई ऑक्सीजन बटे 1 लीटर जल का ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 6 × 10⁻³ बटे 1030 × 10⁻6। ये जो अपने इक्वेशन में था वही हमने रखा। तो इन दोनों का आप भाग करोगे, गुणा 10⁻6 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.8, और उसकी जो इकाई मात्रक होगी ppm। क्या हो जाएगी? ppm। यानी बहुत ही आसान ppm के सवाल है। आपको अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो जो घटक की जो संख्या है बटे उस घटक की कुल संख्या लिखनी है। घटक की संख्या बटे उसकी कुल संख्या। तो जैसे कि जो ऑक्सीजन होता है वो कितना घुल गया था? 6 × 10⁻³ तो कुल भाग कितना था ऑक्सीजन को घुलने के लिए? 1 लीटर। 1 लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम। कि दोनों ग्राम में होंगे तो ही अपना आंसर आ जाएगा। और गुणा 10⁻6 तो 5.8 ppm में आंसर अपना आ चुका। या तो आप 5.8 ppm रख सकते हैं या उसके लिए दूसरी भी SI मात्रक रखिए, म्यू ग्राम मिली इनवर्स। म्यू ग्राम मिली इनवर्स, या तो आप उसे ppm में रख सकते हो या तो उसे आप म्यू ग्राम मिली इनवर्स में भी दर्शा सकते हो। याद रखिए गैसीय अवस्था में के जो विलयन होते हैं और जो जल द्रव अवस्था में होते हैं उसके लिए ये दोनों SI मात्रक काम आती है। आशा रखता हूँ ये टॉपिक भी आपको पता चल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको निकालना है और ये सारे टॉपिक आपको एक एक बार लिख कर मुझे सेंड भी कर देने हैं मेरे जो नंबर पे। यानी आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसका भी मुझे पता चले। इसके आधार से ऑल सवाल अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट्स पर मिलियन के लिए आपको समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? अगर मान लो कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो। आशा रखता हूँ ये सारे टॉपिक आपको आ गए होंगे और इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी करिएगा।